डील के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो अपन ने जाना था कि डील करने का मतलब ये होता है कि सबसे पहली बात तो आप जानो कि पार्टी की नीड क्या है, रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे उसकी कॉस्ट क्या आई हुई है, उसको बेचना किस कंडीशन में। जितना हम सामने वाले के बारे में जानेंगे उतनी अच्छी हम डील कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉस्ट और क्वालिटी टाइम है ना, इसके बारे में पूरी जानकारी में आओ, सही तरीके से अंदाज करोगे ना। आज हम बात करेंगे, हम सेल्स की बात करेंगे। पहले हमने परचेज को, हम डील मतलब कुछ भी, सेल और परचेज हर जगह काम करती है ये डील। आज हम करेंगे सेल्स को लेकर, हम बातचीत करेंगे सेल्स क्या होता है, कैसे काम करती है। तो सेल्स में अलग अलग चीज़ें होती हैं, हम बहुत सारे कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं। हमने सुना होगा मार्केटिंग, एक वर्ड सुना होगा, तो भाई क्या करते हो मार्केटिंग। दूसरा वर्ड होता है उसका ब्रांडिंग, तीसरा वर्ड होता है प्रमोशन, चौथा होता है सेल्स। तो ये समझ में नहीं आता ये अलग अलग क्या है, मतलब मार्केटिंग क्या होती है, ब्रांडिंग क्या होती है, प्रमोशन क्या होता है, सेल्स क्या होती है। ये हमारे लिए एक ही वर्ड होता है, जबकि ये सब अलग अलग है। मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि ओवरऑल पूरा एक सिस्टम जिसमें सेल्स आता है, सेल्स चैनल आती है आपकी, सही से प्रमोशन आता है, सही से ब्रांडिंग होना होता है। इस सबको ओवरऑल को जब हम मिलाकर कभी बोलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मार्केटिंग। मार्केट में हम ओवरऑल चीज़ें कैसे बनाते हैं। फिर अगर हम इसे और अच्छे से समझते हैं तो दूसरा शब्द होता है प्रमोशन। प्रमोशन वो होता है जो हम बोलते हैं, जो कहते हैं, चाहे वो हम प्रिंट मीडिया के माध्यम से कहें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कहें, हम माउथ टू माउथ कहें, कहीं भी कुछ भी बोलते हैं हम उसे प्रमोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रमोशन, है ना। किसी भी तरीके से हम कहीं भी बोलेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, प्रमोशन, प्रमोशन। फिर तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है हमारी सेल्स। जो हम प्रमोट करते हैं ना, जैसे हमने बोला कि भाई मैं ये पेन बेच रहा हूँ, ये प्रमोशन था, मैंने कभी मैं पेन बेच रहा हूँ, तो इसके बाद फिर मैं उसे सेल्स करता हूँ, तो भाई ये पेन आप ले लीजिए, है ना। तो इसे बोलते हैं सेल्स। और आखिरी चीज़ होती है ना, वो होता है ब्रांडिंग। ब्रांड हम लोग समझते हैं कि ब्रांड बोले तो जिसका नाम चलता है। तो ब्रांड क्या होता है कि ब्रांड दिमाग में आदमी का रजिस्टर होता है, हर एक के दिमाग, हर एक का एक ब्रांड बना हुआ होता है। ब्रांड आप पैदा नहीं कर सकते, ब्रांड सामने वाला ग्रेप करता है। क्या करता है, मिसाल के तौर पे एक आदमी हो, मैं आके बड़ी बड़ी बातें करता हूँ यहाँ पर, मैं बोलता हूँ कि साहब देखो ऐसा है कि मैं यहाँ पूरे सरोज का नक्शा बदल दूंगा, मैं सरोज में ये कर दूंगा, मैं सरोज में वो कर दूंगा। तो ये मेरा प्रमोशन है। क्या है, प्रमोशन। ये मेरा क्या है, प्रमोशन। लेकिन ब्रांड आप लोगों के दिमाग में आएगा, काय में आएगा, अब वहाँ बैठे हुए लोग मेरे बारे में जो राय रखते होंगे उससे वो उनका ब्रांड बनेगा मेरा। हो सकता है कि मैं फर्जी टाइप का आदमी हूँ, मैं फर्जी बातें बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, तो बाकी लोग समझ जाएंगे कि अभी आया है, बातें लगाएगा और ये चला जाएगा। तो मेरा ब्रांड इमेज क्या है, एक फर्जी बात करने वाले की या एक धोखेबाज की ब्रांड इमेज है मेरी। तो लोग समझ जाएंगे अभी बातें करके निकल जाएगा यार। लेकिन इसी के मुकाबले में आप लोगों के दिमाग में अगर मेरी एक इमेज बनी हुई है पहले से कि नहीं यार ये आदमी जो बोलता है वो करता है और इसकी एक बाजार में एक अच्छी छवि है और इसका नाम अच्छा है, इसका मतलब काम करने का तरीका भी अच्छा है, तो क्या दिमाग में आएगा, क्या अरब सरोज का नक्शा बदलने वाला है या इस एरिया का नक्शा बदलने वाला है। तो ब्रांड जो होता है ना वो सामने वाले के दिमाग में होता है, मेरे प्रमोशन करने से नहीं होता। किससे नहीं होता, समझ में आ रही है मेरी बात। तो ब्रांड क्या होता है कि आप जो पे दर पे जो काम कर रहे होते हैं या जो तरीका होता है आप काम करने का, लोग आपके बारे में वैसी राय बनाते जाते हैं, इसे कहते हैं ब्रांड। क्या बोलते हैं, राय बना की ब्रांड, मतलब लोग आपके बारे में जो राय रखते हैं वो होता है ब्रांड। अब आप अपने आसपास के जब लोगों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा हर एक का आपके दिमाग में एक ब्रांड रजिस्टर है, हर एक का। आप किसी के बारे में जानते हो ये बहुत सीधा इंसान है, किसी के बारे में जानते हो ये बहुत चालाक इंसान है, किसी के बारे में जानते हो ये बहुत मेहनती इंसान है, किसी के बारे में ये जानते हो ये बहुत मक्कार है। वो कुछ भी बोले लेकिन आप जानते हो कि ये आदमी मेहनती है या मक्कार है या चालाक है या सीधा है, और आप उसी से उसका प्रोस्पेक्ट तैयार करते हो। अगर ये आदमी बोल रहा है मतलब सही बोल रहा होगा, ये आदमी बोल रहा है मतलब झूठ बोल रहा होगा, ये आदमी बोल रहा है मतलब अपने जो अमल होते हैं वो ब्रांड बन जाते हैं। हाँ, धीरे धीरे आपके जो अमल होते हैं लोगों के दिमाग में वो रजिस्टर होते जाते हैं। आपके प्रमोशन करने से नहीं होते। किससे नहीं होते, आप कुछ भी बोले कैसा भी बोले इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। असल फर्क कैसे पड़ता है कि लोग जो आपके बारे में राय रखते हैं और वो धीरे धीरे बनता है। अच्छा, ब्रांड जब बनता है तो कैसे बनता है, इसमें कंपाउंड इफेक्ट आता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। क्या आता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट समझते हैं आप। कंपाउंडिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि समुचित समग्र रूप से संचय किया हुआ एक मतलब आउटसाइड से सब तरफ से एक इम्पैक्ट आता है। इसे अपन ऐसे समझते हैं, नहीं उसके ग्राफ बनाने का नहीं है अपने पास लेकिन बताने का। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है
जैसे अपन ब्रांड बनाते हैं, ब्रांड एक स्टेबल करने की बातचीत शुरू करते हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है उसे समझिए। मैं एक मान लो कॉलोनी बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, चलो कॉलोनी बनाता हूँ। अब जब मैं कॉलोनी का काम शुरू करूँगा तो मैं वहाँ पे एक वादे करूँगा लोगों से कि भाई देखो ऐसा यहाँ पर रोड डालेंगे, हम यहाँ पर नाली बनाएंगे, यहाँ पर हम टंकी बनाएंगे, जो जो हमने चीज़ों का बोला है, वादा किया हुआ है। अब इस सब की कीमत हम मान लेते हैं कि 2 करोड़ रुपये आने वाली है। कितनी आने वाली है? 2 करोड़। 2 करोड़ रुपये आने वाली है। लेकिन हमने शुरुआती दौर में 50-60 लाख रुपये, 80 लाख रुपये उसमें लगा दिए, चमका दिए उस कॉलोनी को, मतलब ऊपरी काम, मतलब बेसिक काम कर दिए, ठीक है। अब हमने उसके, आप लोगों ने भरोसा कर लिया, मैंने एक प्रमोशन करा कि ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, और थोड़े दिन जब में आप लोगों ने खरीद लिया उसको। किसको खरीद लिया? उस पूरी कॉलोनी द्वारा। यहाँ पर रोड भी डल जाएगा, देखो इतना तो बन गया, थोड़ा और बनना रहेगा, नाली भी थोड़ी बन गई है, पानी की टंकी के भी पिलर खड़े हो गए, मतलब ये सब बन रहा है। क्या हो रहा है? लाई का वार को मतलब अपन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, किसी का अपन नाम नहीं देंगे। तो अब यहाँ पर अपन बात करेंगे कि ये चीज़ आ गई। अब क्या हुआ कि मेरे प्लाट बिक गए। अब जब प्लाट बिक गए तो क्या होगा? अब मुझे लगा कि यार अब काम करने की जरूरत ही नहीं है, अब चूंकि अपन का मकसद जो था वो पूरा हुआ है, हो गया नहीं हुआ है। तो अब मैंने क्या करा कि उस काम को किसी एक थोड़ा बहुत और अंजाम तक पहुँचा के छोड़ दिया उसे। तो मैंने मान के चले 40 लाख रुपये और लगा दिया। 80 लाख रुपये का पहले काम किया था, आपको वादे से पहले लगा दी, 60% पैसा लगा दिया। अब 40% की मैंने बचत कर ली, यानी 80 लाख रुपये मुझे बच गए। कितने बच गए? 80 लाख रुपये अभी बच गए। क्या हुआ? अब मैं दूसरी कॉलोनी काटने जाता हूँ, यहाँ से कहाँ जाता हूँ? किसी दूसरी जगह पे। तो आप लोग उसके बारे में क्या राय रखोगे मेरे बारे में? यहाँ का ब्रांड काम करेगा, यहाँ का ब्रांड जो अपन अमल किया है। अगला जब मैं माल बेचने जाऊंगा ना, तो मुझे वहाँ प्रमोशन करने में जो अभी यहाँ पर मुझे 80 लाख बचे, उसमें से भी 40 लाख रुपए वहाँ बढ़ती खर्च करना पड़ेंगे। अगर लोग जानेंगे मेरे बारे में तो मुझे छुपाना पड़ेगा कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, वो तो उस वक्त हो गया था वहाँ पे, अभी तो मैं सही आदमी हूँ। क्या हूँ? तो जो मैंने 80 बचाए थे उसमें से 40 यहाँ पर ज़्यादा प्रमोशन करना पड़ेगा दूसरी जगह पे। अच्छा, दूसरी जगह में मुझे 1 करोड़ रुपये कम में माल बिकेगा, कम से कम। टाइम ज़्यादा लगेगा, बिक्री का जो समय बढ़ जाएगा, तो वो प्रोजेक्ट में मुझे वहाँ 5 करोड़ रुपये कमाना था, वो मेरे 4 करोड़ रुपये की कमाई हो जाएगी। तो कंपाउंडिंग में इफेक्ट क्या आएगा मेरा कि 40 लाख बढ़ती लग गए, 1 करोड़ रुपये कम में माल बिका, 2 करोड़ रुपये का प्रॉफिट कम हुआ, तो जो मैंने 80 लाख बचाया तो उसके बदले में मेरे 3 करोड़ रुपये चले जाएंगे। ये दूसरी साइड पे होगा। तीसरी साइड पे अगर अब यहाँ भी मैंने वही कमिटमेंट करे, वैसे ही काम छोड़ दिया, तो तीसरी साइड पे जब मैं पहुंचूंगा तो क्या होगा? तीसरे प्रोजेक्ट में जाकर के लोग मेरा माल नहीं खरीदेंगे, मेरे वादों पे यकीन नहीं करेंगे, और जो मैंने पिछले 2 प्रोजेक्ट में, एक में मैंने 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमाए थे, दूसरे में मैंने 1 करोड़ रुपए कमाए थे, तो ये 3 करोड़ की जगह 4 करोड़ रुपए मेरे वहाँ फंस जाएंगे। क्या हो जाएगा? तो कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या आएगा मेरे ऊपर? नेगेटिव। आखिरकार मेरा निगेटिव हो जाएगा जितना मैंने कमाया है। या फिर इस टाइप की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी कि मैं दोनों प्रोजेक्ट में या तीनों प्रोजेक्ट में उलझा रहूंगा कि यार इधर के झगड़े, उधर की टंटे, उधर की परेशानी, इधर के ग्राहक परेशान कर रहा है, उधर के लोग परेशान कर रहा है, इधर के इन्वेस्टर परेशान कर रहा है, उधर के फलाने परेशान कर रहा है। जब मैं वादे पूरे नहीं करूंगा तो धीरे धीरे मेरे लिए समस्याएं एक बड़ा रूप ले लेंगी, और मैं किस में उलझा हुआ रहूंगा उस जमाने में? उन समस्याओं को समाधान में लगा रहूंगा। तो मेरे तीसरे प्रोजेक्ट में या दूसरे प्रोजेक्ट में या पहले प्रोजेक्ट में मैं फंस जाऊंगा। क्या हो जाएगा? तो मेरे पीछे कौन पड़ जाएंगे? जिन से मैंने अपने वादे पूरे नहीं करे, चाहे वो इन्वेस्टर हो या वर्कर हो या पार्टनर हो या कस्टमर हो, किसी से भी अगर मैंने वादे पूरे नहीं करे। इसी का कंपाउंड इफेक्ट अपन दूसरी तरफ देखते हैं। अब क्या होगा कि मैंने पहला प्रोजेक्ट किया, मैंने पहले प्रोजेक्ट में 2 करोड़ रुपए की डील की, क्या की, और आप लोगों ने मुझसे वादा कर लिया, मतलब आपने मेरे ऊपर वादे भरोसा करा और आपने वो सब ले लिया। क्या ले लिया? पूरे प्लॉट ले लिए। अब मुझे लगा कि यार मुझे यहाँ पर 2 करोड़ की कमाई हो रही है, एक काम करो चाहे 1.5 की कर लो, लेकिन 50 लाख रुपए का कमिटमेंट और बढ़ती पूरे कर दो। क्या कर दो? तो मैंने 2 करोड़ रुपए का काम कर रहे थे, मैंने करा कि 2 करोड़ का तो काम करे ही करे, 50 लाख रुपए और अतिरिक्त काम कर दिए। क्या कर दिए? यहाँ पर क्या कर दिया मैंने? 50 लाख अतिरिक्त खर्चा कर दिए, अतिरिक्त खर्चा उससे ज्यादा दे दिया अपन। हाँ, ज्यादा दे दिए। तो ये जो 50 लाख रुपए मैंने यहाँ बढ़ती लगे, दूसरे प्रोजेक्ट में क्या होगा कि मुझे जो प्रमोशन में तो 50 लाख बढ़ती खर्च करना पड़े थे, वो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? बच जाएगा। 50 लाख कमती खर्च करना पड़ेंगे। पहले वाले में मुझे 50 बढ़ती खर्च करना पड़े थे, इसमें 50 कम करना पड़ेंगे, तो 1 करोड़ का इफेक्ट आएगा। कितने का आएगा? 1 करोड़ का इफेक्ट आएगा। तो 50 लाख यहाँ लगाए, उसके बदले में क्या हुआ? 1 करोड़ रुपए का। सेल्स तेज होगी कम होगी? तेज हो जाएगी, तो उसमें कुछ प्रॉफिट मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, समय कम हो जाएगा, है ना? तीसरे नंबर पर रेट में कुछ फर्क आएगा कि नहीं आएगा? प्लस होगा। प्लस। तो जो दूसरे प्रोजेक्ट में मैं 2 करोड़ रुपए कमाने वाला था, अब इसमें कितने कमाऊंगा मैं? 3 करोड़ या 4 करोड़ रुपए, ठीक है ना?
अब चूंकि मैंने यहाँ भी वही 2 करोड़ के वादे कर रखे थे, हम्म, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्लस करते हैं 3 करोड़ के खर्च करता हूँ। वहां पर मैंने 2 की जगह 2.5 करे थे, यहाँ पर मैं कितने करूंगा, 2 के 3 2 के 3 खर्च करूंगा। तो तीसरे प्रोजेक्ट में क्या होगा, मेरे रेट में कितना फर्क आने वाला है। वो तो पूरा माल ही बिक जाएगा धंधा से। तो कम से कम 1 करोड़ रुपए जो मैंने बढ़ती लगाए हैं, मेरे नए रेट क्या भाव के होंगे, डबल जो ज्यादा होंगे। मतलब इतने ज्यादा हो गया कि 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ रुपए बढ़ती रेट लिस्ट बना सकता हूँ। कितनी बना सकता हूँ, प्रमोशन करने में मुझे कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा, बिक्री करने में जो समय लग रहा था वो बहुत कम समय लगेगा, और फाइनली नतीजा क्या निकलेगा मेरा, कि तीसरे प्रोजेक्ट में जाते जाते तक मेरा प्रॉफिट का रेशियो बहुत बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, और चौथे प्रोजेक्ट तक आते आते मेरा क्या होगा, पहले से ही बुकिंग खड़ी होगी मेरे पास कि भाई चौथा प्रोजेक्ट आप कब ला रहे हो, मेरे रेट होंगे, मेरे मनपसंद रेट होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो जितनी भी मर्तबा मैं ओवर डिलीवर करूंगा, ओवर अपने कमिटमेंट से ज्यादा जो प्रमोशन कर रहा हूं मैं उससे ज्यादा डिलीवर करूंगा, तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। उससे मेरी ब्रांड स्टेबिलिटी होगी। क्या होगी, ब्रांड स्टेबिलिटी दोनों में होगी, इससे पॉजिटिव ब्रांड स्टेबिलिटी होगी। तो कंपाउंड इफेक्ट क्या आएगा कि जब हम पूरा देखेंगे ना तो हमारा बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ होगा। अगर जब 10वां प्रोजेक्ट मेरा होगा तो क्या नतीजा होगा, बड़ा कुछ लगा तो पूछा था। हाँ, इन्वेस्टर भी पहले खड़े होंगे, कस्टमर भी पहले से खड़े होंगे, जमीन मालिक भी पहले से खड़े होंगे कि भाई साहब आप कब अगला प्रोजेक्ट ला रहा हो, भाई हमारी जमीन का करना है यार, नशे में चूंकि आपका रेट तेज है ना, हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टर क्या कहेंगे, यार तुम्हारा सही डिलीवरी, यार तुम सही समय पे हमारा पैसा रिटर्न करते हो, ये करते हो, वो करते हो, और आज हम हमारा पैसा आप लगाना। कस्टमर क्या कहेंगे, साहब आपका अगली बार जब भी प्रोजेक्ट आएगा तो हम लेंगे। हम लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे। तो आप कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होगा कि जितने ज्यादा प्रोजेक्ट आप करते जाओगे उतने आप ब्रांड स्टेबिलिटी में पॉजिटिव साइड होते जाओगे। क्या होते जाओगे, लेकिन जनरली हम इसका उल्टा करते हैं, हम पहले प्रोजेक्ट में कमाना चाहते हैं। हमारा नजरिया क्या रहता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, अभी तो देखो तकलीफ में, तो अभी क्या करना है, हमें कमाना है। बाद में जब पैसा आ जाएगा तो फिर छोड़ देंगे, फिर चाय छोड़ देंगे, फिर लगा देंगे। फिर लगा देंगे। तो हम क्या करते हैं, उल्टा काम कर। उल्टा काम करते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है कि पहले प्रोजेक्ट में हम सोचते हैं कि अरे 50 लाख 1 करोड़ अतिरिक्त कमा लें, तो जो अतिरिक्त कमाने के चक्कर में दूसरे प्रोजेक्ट में अतिरिक्त नुकसान हो जाता है, तो तीसरे में आते आते पूरे अतिरिक्त फंस जाते हैं। बहुत बढ़िया, बात समझ आ रही है मेरी बात? बहुत बढ़िया। तो ये होता है ब्रांड। अगर आपको ब्रांडिंग करना आती है और प्रॉपर ब्रांडिंग पे आप ध्यान देते हैं, तो अभी आपने सुना होगा कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं कि कारें वापस बुला लेती हैं कि फला एलिमेंट्स गड़बड़ा रहा है, फला कंपोनेंट्स गड़बड़ कर रहा है वो, तो हम इसे बदलेंगे, और हजारों लाखों कारें बुलाती हैं और बदल के वापस दे देंगे। देती नहीं देती। तो वो जब करोड़ों रुपए इस बात पे लगाती हैं तो अरबों रुपए की उनकी वैल्यू जनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है, समझ में आ रही है मेरी बात? आज हम तो बेच चुके थे चीज के बाद बेच भी दी और वो परेशान भी नहीं कर रही, लेकिन थोड़ा ये परेशानी आ रही है। लेयर जेट एक प्लेन होता है, क्या होता है, लेयर जेट। जैसे कारों में हम लोग रोल्स रॉयस का नाम जानते हैं या मर्सिडीज का नाम जानते हैं, ऐसे ही जो लोग जेट रखते हैं, जेट प्लेन समझते हो, एक होता है प्लेन और एक होता है जेट प्लेन। प्लेन में और जेट प्लेन में ये फर्क होता है कि मतलब एक होती है कार और एक होती है सुपर कार, और फिर सुपर कार में बड़ी जो नाम होते हैं उनका नाम। तो जेट प्लेन का मतलब ये होता है थोड़ा फास्ट प्लेन, और लेयर जेट का मतलब ये होता है कि दुनिया का सबसे स्पेशल प्लेन। लेयर जेट एक कंपनी है, उसके जो प्लेन होते हैं ना, उसको मतलब आपको पहले आपको बुकिंग करना होती है, वो बाजार की कीमत से बहुत महंगे होते हैं। और जो अमीरों में जो प्लेन से जाते हैं, मतलब कहीं पार्टी हो रही है तो बाकी लोग प्लेन से आते हैं, और वो कहाँ से आते हैं, लेयर जेट से आते हैं। जो लेयर जेट से आते हैं मतलब वो अलग होते हैं। जैसे मान लो बाकी कारें आती हैं और एक मर्सिडीज आती है या फॉर्च्यूनर आती है या रोल्स रॉयस आती है, तो ऐसे ही क्या होता है, लेयर जेट आते हैं। लेयर जेट एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब साइज में बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उसकी अगर आप आज बुकिंग करोगे तो 4 साल बाद प्लेन मिलेगा कम से कम आपको। कितने दिन बाद मिलेगा, 4 साल बाद। 4 साल बाद मिलेगा लेयर जेट का प्लेन। और जिसको लेयर जेट का प्लेन मिल जाएगा, मतलब वो आदमी कहता है कि भाई मेरे पास लेयर जेट है। बाकी लोगों के पास प्लेन होता है, उनके पास क्या होता है, लेयर जेट होता है। आपके पास जेट होगा, उनके पास जेट होगा, लेकिन उनके पास लेयर जेट होता है। ये कंपनी का इतना बड़ा नाम है। तो ये कैसे कंपनी बनी, कैसे क्या हुआ मतलब, और उसका रेट भी ज़्यादा है। बाकी प्लेन पहुँचते मान लो कहीं 1.5 घंटे में, तो वो पहुँचता 1.25 घंटे में। ये एक बहुत बड़ा नाम है कुल मिला की बात। ओवरऑल समझ में आ रही है मेरी बात? तो क्या हुआ कि ये कंपनी ने जो प्लेन बनाए और बाजार में चलने लग गए, उनके 150 प्लेन बिक गए। अब क्या हुआ कि एक प्लेन मतलब तूफान में गिरा और वो क्रैश हो गया। कंपनी को भी अच्छा लगा, लेकिन चूंकि भाई परिस्थिति थी, तूफान था, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन कंपनी
देखा कर यार अपना एक प्लेन क्रैश हो गया, मान लो कि 50 ग्राहक थे, 50 में देख, फिर अगले 50 दूसरे ग्राहक हुए, फिर ऐसा हुआ एक जमाना आया और एक प्लेन और क्रैश हो गया। एक समय सीमा के अंदर पिछले 10-5 साल के अंदर उनके 4 प्लेन क्रैश हो गए। ये कोई बड़ी घटना नहीं थी, कुछ समझ में ना आने वाला इसमें कुछ भी नहीं था। क्या नहीं था? होते हैं भाई, जब चलेगी रोड पे गाड़ी है तो एक्सीडेंट भी होगा, हवा में प्लेन चलेंगे तो भी वो भी गिरेंगे। लेकिन कंपनी के ओनर ने एक बात नोटिस की, कंपनी के ओनर को एक बात समझ में आई। उन्होंने कहा यार ये चारों प्लेन जो गिरे हैं ना, एक खास परिस्थिति में गिरे। उन्हें पैटर्न को, चूंकि वो जानते थे ब्रांड क्या होता है, ब्रांडिंग करना कैसे करते हैं, ब्रांडिंग कैसे होती है पैदा, तो वो जानते थे कि यार एक खास तकनीक पे ऐसे कुछ ना कुछ है जो चूक रहा है। तो उन्होंने उन पूरी को, हर एक एक्सीडेंट को, उस केस की स्टडी की। कैसे स्टडी क्या की कि ये पहले वाला प्लेन गिरा था तो किस भारत में गिरा था, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उसके ब्लैक बॉक्स से और उसके आसपास के माहौल से उसकी पूरी रिपोर्ट्स बनाने का जो प्लेन का एक तरीका होता है, उससे पूरी अपने तरीके से उन्होंने जांच करवाई। तो पता चला कि हाँ ये एक खास परिस्थिति में ये प्लेन फेल हुआ था। अब उसके कई दिन बाद कई अलग परिस्थिति में दूसरा प्लेन भी हुआ, तो उससे भी उन्होंने जांचा, तीसरे का जांचा, तो उन्होंने एक सिमिलर पैटर्न डेवलप किया कि यार ये प्लेन इस परिस्थिति में डूबा था तो दूसरा भी उसी टाइप की वहां पर परिस्थिति बनी, तीसरे को भी ये हुआ, चौथे को भी हुआ। अब इन चारों में उनको एक खास चीज समझ में आई कि अपने फंक्शंस में कहीं कुछ ऐसा फॉल्ट है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लेन क्रैश हो जाता है। ये इतना माइनर फॉल्ट था कि किसी को समझ में आने वाला नहीं था, कहीं भी कुछ होने वाला नहीं था, कहीं भी कोई परिस्थिति नहीं थी, और वो अलग अलग टाइम में हुआ था और अलग अलग जगह हुआ था, किसी को कोई मतलब नहीं था इन चीजों से, और वो किसी ओनर को भी इससे कोई शिकायत नहीं थी। अब मान लो कंपनी के उस जमाने में 200 प्लेन चल रहे थे पूरी दुनिया में, कितने चल रहे थे? तो कंपनी के मालिक ने कहा, इमीडिएट एक ऑर्डर निकाला, मतलब एक मेल निकाला, और उन्होंने कहा कि जिसका प्लेन जहाँ है वो वहीं रोक दे प्लेन को। क्या कर दे? प्लेन जहाँ वहीं रोक दे, पूरे प्लेन वहीं रोक दे। अब ये प्लेन चलाने के काबिल नहीं है, क्या नहीं है? चलाने के काबिल नहीं। ये खास परिस्थिति में जाके ये प्लेन फेल हो जाता है। इस फैसले पे पहले कंपनी ने अपने ओनर ने कहा कि अपने बोर्ड के साथ मीटिंग करी, तो बोर्ड ने कहा कि देखो दिवालिया हो जाएंगे, हाँ दिवालिया हो जाएंगे, अपने जो प्लेन चल रहा है इतने बड़े लोगों के पास है, हाँ। अपने ये ग्राहक जो है ना, ऐसे तो नहीं कि यहाँ पर पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया को सुपर रिच लोग हैं, तो जैसे ही ये बात फैलेगी तो अपने जितने ऑर्डर्स हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगे, है ना। और जितने प्लेन चल रहे हैं वो उनको वापस अगर हम लेंगे या उनको सही करेंगे तो क्या होगा? बढ़ जाएगी, तो कंपनी तो दिवालिया होगी। उसने क्या हो जाए, मैं नहीं मरने दे सकता मेरे ग्राहक को, मैं मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। आज 4 मरे, अगला 5वां किसका नंबर है मुझे नहीं मालूम, तो मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा साहब कंपनी दिवालिया हो जाएगी, ना हो जाए, उससे क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि जब तक कि ये समस्या का समाधान नहीं होता मैं इसको प्लेन चलने की इजाजत नहीं दे सकता। तो वो सबके खिलाफ, अपने इन्वेस्टर के खिलाफ, अपने वर्कर्स के खिलाफ, सबके खिलाफ, अपने ग्राहकों के खिलाफ, सबके खिलाफ खड़ा हो गया, सबके खिलाफ खड़ा हुआ कि नहीं मैं अपने क्लाइंट को मरने नहीं दे सकता। तो वो क्या करते हैं कि सबको मेल डाल देते हैं कि भाई जो प्लेन जहाँ आए वो वहीं खड़ा कर दे। तो एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, एकदम हालात हड़बड़ा जाते हैं। मतलब वो जो सुपर रिच लोग थे उनके प्लेन ऐसे तो होते नहीं, वो यूं खड़े रहते होंगे, उनके तो शेड्यूल्ड रहते थे हर वक्त, यहाँ से यहाँ जाना, वहां से वहां जाना, और फिर वो पूरी बाकी प्लेन की जो दुनिया थी तो उनके बीच में जाते थे वो। तो बगैर उस प्लेन के आएंगे तो लोग कहेंगे क्यों भाई तुम्हारी कार का क्या हुआ है, लेयर जेट आने वाला था उसका क्या हुआ? तो बाकी लोग जो उनके अगले ग्राहक थे उन तक मैसेज जाएगा कि भैया उनमें कुछ खराबी है। तो नए ग्राहक, पुराने जो ग्राहक है वो क्या कहेंगे, अरे यार अच्छा हुआ हमने नहीं लिया, आप नहीं लेंगे, है ना। तो पुराने ग्राहक थे वो तो कहेंगे ला भैया हमारा पैसा वापस करो, आपका प्लेन लो। और नए ग्राहक क्या कहेंगे, हमें लेना नहीं है ये वाला, यही होगा नहीं होगा। तो दिवालिया होगी कंपनी, क्या होगी, ये तय हो गया था, लोगों पे लग गया। उन्होंने कहा कि सबको मेल डाला कि भाई हमने विगत 10 वर्षों में जो अपनी प्लेन के कुछ हादसे हुए उसमें हमने एक पैटर्न डेवलप किया है, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लेन में ही कुछ गड़बड़ है या उसमें है या नहीं है। जब तक कि ये जांच हम निर्धारित नहीं कर लेते तब तक आप लोग कोई भी इस प्लेन से सफर ना करें, चूंकि आपके हमारे लिए बहुत कीमती है, प्लेन इतना कीमती नहीं है, आपकी ज़्यादा कीमती है, तो हम चाहते हैं और खेत के साथ। तो इन जो 100-200 ग्राहक जो थे उनके, उन्होंने जब देखा कि यार उनकी तरफ से आगे लेके ये मेल आया है, तो उन्होंने थोड़ा उस वक्त थोड़ा पैनिक क्रिएट हुआ, लेकिन गौर करा कि यार ये हमारी जान की ज़्यादा कीमत करते हैं मुकाबले अपने प्लेन के। सही। तो उन्होंने ये नहीं करा कि हम प्लेन वापस करना चाहते हैं। उनका ठीक है आप जांच कर लो, अच्छे से देख लो, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान जब तक नहीं होता जब तक के लिए हम हमारे प्लेन खड़े कर देते। तो उन्होंने ज़्यादा शोर शराबा नहीं किया, गदर नहीं किया। अब इन्होंने उसकी जाँच शुरू की। जाँच शुरू करने के बाद पता चला कि हाँ सच्चाई यही है कि फला पुर्जे में ये कमी है
कि इस लेवल के ऊपर का जब भी खतरा आता है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो ब्लास्ट हो जाता है या वो कमजोर पड़ जाता है और वहां से कंट्रोल ढीला पड़ जाता है, वहां से प्लेन क्रैश होता है। तो ये जांच लिया। अब जांच लेने के बाद उन्होंने क्या करा कि इसे सुधारो, उस समस्या को उन्होंने सुधार लिया। जब सुधर गया तो उन्होंने कहा कि अब इसे टेस्ट करो, ट्राई करो। टेस्ट करो। तो टेस्ट करने के लिए मालिक ने कहा कि भाई ये मैं बैठूंगा इसमें। कौन बैठेगा? मालिक ही बैठेगा। तो उन्होंने कहा सर आप क्या कर रहे हैं? कहना, क्या कर रहे हैं? हाँ, अगर समस्या सुधारी है तो मैं बैठूंगा, तो नहीं सुधरी गया बल्ली तो उन्होंने कहा भाई ठीक है। उतनी विषम परिस्थिति उत्पन्न करना भी अपने आप में एक बड़ी बात थी। बड़ी बात है। हाँ। और फिर उसके बाद कोई चांस ही नहीं था, अगर वो चला जाता, नहीं सुधार हुई का तो- मौका नहीं मिलना। है, उसके लिए तो चांस ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इसको बैठूंगा। तो उसने वो बैठा और वो प्लेन में गए और वो समस्या का समाधान हुआ। तो लेयर जेट जो प्लेन है वो ऐसे बनता है। ब्रांड कैसे बनता है? ऐसे बनता है। ब्रांड ऐसे बनता है, कुर्बानी से बनता है। ब्रांड बोलने से नहीं बनता, प्रमोशन से नहीं बनता कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरी कंपनी बहुत अच्छी हो, मेरा काम बहुत अच्छा है, मेरा। आप जितना प्रमोशन करते हैं, ओवर डिलीवर करते हैं, और जितना अंडर मतलब ओवर कमिट करते हैं, अंडर डिलीवर करते हैं, आपकी ब्रांड इमेज खराब होती है। जितना आप अंडर कमिट करते हैं, ओवर डिलीवर करते हैं, उससे ब्रांड स्टेबिलिटी बनती है। क्या बनती है? तो आपको क्या करना है? अपनी ब्रांड स्टेबिलिटी पैदा करना है। कम कमिट करो, ज्यादा डिलीवर करो। क्या करो? तो इससे ब्रांड बनते हो आप। क्या बनते हो? कम लो ज्यादा दो, हैं? कम लो ज्यादा दो। कम बोलो ज्यादा दो। हाँ। कम बोलो भाई ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। हमने हमारी एक साइट, सबसे पहली साइट पे काम जो शुरू किया था, हमने जब भी बिक्री करते तो हम कहते थे इसे पेरिस बना देंगे, कांच की सड़कें बनाएंगे, पाइपलाइन हम चांदी की डालेंगे। मतलब शब्द ऐसे नहीं थे, लेकिन हम एक सिटी सेंटर के नाम से हमने यहाँ पर सरोज में प्रोजेक्ट किया था, एकरा के नाम से जो चलता है। तो हमने कुल 15 लाख रुपए बजट बनाया और 15 करोड़ रुपए का हमने कमिटमेंट किया लोगों से। क्या कर, हम तो समझते थे हो जाएगा सब। आज भी लोग, अगर आप किसी कॉलोनाइजर में मिलता हूँ नए से, तो वो इतने सारे कमिटमेंट करते हैं कि उनके जितने की पूरी सेल्स होती है उससे ज़्यादा के कमिटमेंट करते हैं। यहाँ ये भी करेंगे, यहाँ ये भी करेंगे, यहाँ ये भी करेंगे। तो बस समझ जाते हैं कि ये ओवर कमिट कर रहा है, डिलीवर नहीं कर पाएंगे इतना। तो ये हम कर रहे हैं हमने 15 साल पहले। आज हालात ये है कि हम उस कॉलोनी के अंदर नहीं जा पाते। लोग घूर के देखते हैं, डर लगता है कोई पत्थर ना मार दे कहीं से पीछे से ना। और कम से कम ये कि बेचारे दुखी तो रहते हैं। 2-4 मरतबा उन्होंने हमारी शिकायत भी करी, सरकारी तंत्र में कोशिश भी की कि यार इनको किसी तरीके से परेशान करें। ठीक है, हम खर्च करके बच गए, लेकिन हमें भी दुख होता है कि हमने ऐसा एक गलत डिसीजन लिया। सबसे पहली कॉलोनी का बता रहा हूँ मैं। सबसे लास्ट कॉलोनी का मैं बताऊँ अभी आपको। तो अभी हमारे जो ड्रीम सिटी में काम चल रहा है, तो हमने सेल तकरीबन हमारी हो चुकी है। वहाँ पर हमारा स्टेबिलिटी अच्छी है, सब कुछ ठीक ठाक है। हमने वहाँ रोड भी डाल दिए थे, नाली भी हमने पहले बना दी थी। तो अभी हमने क्या करा कि पूरे रोड दोबारा से बनवाने का प्लान किया, उसमें काम चल रहा है। पूरी नाली उधड़वाई जो लेवल में नहीं थी उन्हें बदली। नालियाँ बनी हुई थी लेकिन वो सही लेवल में नहीं थी। पाइप लाइनें पूरी करवाई, पानी की टंकी की सप्लाई शुरू किया। तो लोग अलग फील कर रहा है, अरे यार वाकई यार ये क्या हुआ है। मतलब हम कम कर चुके थे, उसके बाद 2 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट हमने दोबारा से अपनी तरफ से करवाया। तो हमें मालूम है कि अगर हम 2 करोड़ रुपए डालेंगे तो हमारी ब्रांड स्टेबिलिटी 4 करोड़ रुपए की बढ़ जाएगी। कितने की बढ़ जाएगी? अगले प्रोजेक्ट में हम 4 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए बढ़ती ले पाएंगे। तो ब्रांड के बारे में आप समझ पा रहे हैं ना, ब्रांड कैसे बनता है। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, अगले 30 साल आगे देखो। उसे कितने साल आगे देखो? 30 महीने आगे मत देखो यार ये पैसा निकालना, यार इतना पैसा कमाना, यहाँ से इतना बड़ा बिजनेस करना। नहीं, 30 महीने अगर आप आगे देखोगे तो आप अपने प्रॉफिट देखोगे, अपने लाभ देखोगे, अपनी घटनाएं देखोगे और आप निकाल के भागोगे वहाँ से। क्या करोगे? लेकिन 30 साल आगे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। जब हमने बुला के लाया, हमने कहा यार हमें यहाँ पर पाइप लाइन डालना है। तो इसके पहले हमने पाइप लाइन डलवाई थी, तो उसने कहा था कुछ नहीं, पाइप डालो, उसमें उसको सॉकेट लगाओ और ऐसे कर दो, थोड़ा थोड़ा दबा दो। लोग इससे उठने का नहीं, अगर ऐसे करोगे तो 5 साल में ये पाइप लाइन खत्म हो जाएगी, 10 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। तो आपकी ब्रांड इमेज खत्म हो जाएगी। आप ऐसी बनाओ जो अगले 20-30 साल कम से कम चले। अगर आप किसी को मकान दे रहे हो, सड़क आप ऐसी बनाओ जो 20-30 साल चले। अगर आप इस सोच को रख पाते हो तो जो पहला प्रोजेक्ट आपने बनाना है, इसका कंपाउंड इफेक्ट 30 साल तक आपको मिलेगा। मेरी बात समझ में आ पा रही है? और हर बार मिलेगा। पहले प्रोजेक्ट का कंपाउंडिंग इफेक्ट कब तक मिलेगा अपन को? कंपाउंडिंग इफेक्ट समझ आ रहा है ना, अभी मैंने बताया था, ठीक है ना। तो ये खाली एक जगह नहीं आएगा, मतलब उस प्रोजेक्ट में से कॉस्ट वाइज तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको सेटिस्फेक्शन वाइज भी मिलेगा, सोशली भी मिलेगा आपको। यार उनके प्रोजेक्ट अलग होते हैं, आप कहीं भी जाओगे तो लोग अलग तरीके से आपको ट्रीट करेंगे, सोए आपके पास अलग तरीके से आएंगे, आपको खुद को एक अलग फील आएगा। तो जितने भी बड़े ब्रांड देखेंगे आप, वो ऐसे स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? हम समझते हैं उनके बड़े नाम है, हमें ये पता नहीं होता कि हम उनकी बड़ी कुर्बानी है। जैसे हमने लेयर जेट के नाम सुना, क्या सुना? नाम कि लेयर जेट मतलब लेयर जेट होता है, लेकिन लेयर जेट बना कैसे? तो कैसे बनता है?
वो उस कुर्बानी को देख जाता है कि आप अपनी पूरी कंपनी दाव पे लग जाए, आपका सारा प्रॉफिट दाव पे लग जाए, आपकी सारी पूंजी दाव पे लग जाए, लेकिन अगर आप गलत नहीं होने देना चाहते, आप गलत नहीं करना चाहते, गलत नहीं होते, तो आपकी ब्रांड स्टेबिलिटी अलग लेवल पे बनेगी। और हम लोग क्या करते हैं, इसका अपोजिट करते हैं ना। दूसरी ये तो हो गई ब्रांड स्टेबिलिटी। अपन को ब्रांड स्टेबिलिटी कैसे करना है, स्टेबल करने के लिए कि कम कमिट करो और ओवर डिलीवर करो। ओवर डिलीवर बहुत सारे तरीके से हो सकता है। मैंने बताया कि कुछ कंपनी आजकल ये तरीका निकालती हैं। अभी हमारी कल साइट पे ही क्या हुआ कि हम पहुंचे, एक मकान पे मैं पहुंचा, तो मैंने पूछा भाई कोई समस्या तो नहीं। उन्होंने कहा हमारा ये जो गेट का हैंडल है ये सही से लॉक नहीं हो रहा। तो मैंने देखा मुझे थोड़ा हल्का लगा वो, तो मैंने हमारे स्टाफ से पूछा, मैं क्या ये कौन सा लगाया है, कहना सर ये फला फला है। मैं क्या ये तो वाकई लग रहा है कि यार अभी तो 4 महीने हुए इनको मकान लिए हुए और ये गेट ऊपर नीचे हो गया और ये लॉक कमज़ोर हो गया। तो कहने लगे सर ये अपन लाए 1500-1600 रुपये का लॉक है। मैं कह अच्छा लगा उन्होंने, तो अच्छा तो फिर सर वो 5-7 हज़ार रुपये की रेंज में आएगा। तो मैं 5-7 हज़ार रुपये की रेंज का लगा दो भाई, अपन को पैसे तो यही देंगे ना, आप क्यों सस्ता लगा रहे हो। बाद में 6 महीने 2 साल 1 साल में मकान में अगर डैमेज आता है तो मकान के लिए तो बहुत जल्दी होगा, नहीं होगा। जैसे नए कपड़े पहनो उसी दिन फट जाए, या उसी दिन अगली मरतबा धो छोटे हो जाए, या अगली मरतबा धो उसका कलर उड़ जाए, तो इससे अच्छे ब्रांड बनेगा। बदनाम होगा नहीं होगा कपड़े वाला। अगर ऐसा कपड़ा दे आपको, बाजार में अपन कपड़ा खरीदने जाते हैं 600-700-800 रुपये का भी वही जीन्स आता है, 2-3 हज़ार रुपये का भी वही जीन्स आता है, लेकिन 600-700 वाला जब आप जीन्स लेके आते हो और अगली मरतबा धोते हो तो क्या होता है, सुखड़ जाता है, धागे कहीं से उखड़ जाते हैं, या उसका मतलब कलर फेड हो जाता है, कुछ ना कुछ होता नहीं होता। लेकिन किसी ब्रांड का लाते हो तो एक लंबे टाइम तक चलता हो, है ना, चलता नहीं चलता, इसीलिए तो ब्रांड चलता है, इसीलिए तो वो इतनी कीमत में बेच पाते हैं। 600 का भी उसी मटेरियल का काम करता है, लेकिन उन्होंने थोड़ी क्वालिटी पे ध्यान दिया होता है, इसलिए आप 2000 रुपये का वो पेंट लेते हो। तो चीज़ें आप जब भी तो लेते हो। तो मैंने कहा यार मकान में तो ये गलत हो रहा है, तो मैंने कहा नहीं यार इसे तो बदल दो लॉक को, क्या करो। तो मैंने कहा ये लॉक अपन ने कितने लगाए, कहना सर अपन ने सब में लगाए। मैंने सब में मतलब बोले 80 मकानों में लगा चुके हैं हमारे। तो मैंने कहा नहीं इसमें सबको बदलो, कहना नहीं किसी को कोई समस्या नहीं है। तो मैंने कहा इससे क्या है, लॉक खराब है तो समस्या तो आज निकला ना, कमज़ोर लॉक है तो बोले सर बहुत लंबा खर्च हो जाएगा, 80 का अगर 4 लाख रुपए खर्च आएगा। तो मैंने क्या होता है भाई इतनी बड़ी साइड में आपने इतना मकान बनाया तो 4 लाख रुपए क्या होते हैं। तो हमने कहा कि सारे मकानों को बदलो, लॉक बदलो, क्या बदलो। तो अब आदमी ने सोचा कि यार जिसका लॉक खराब नहीं हुआ उसे हल्का तो लगता है वो, लेकिन आप जाते हो दरवाजा बजाते हो भाई साहब आपका लॉक बदलना है, उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं बदलवाना। उन्हें पता नहीं कितने पैसे मांगेंगे, नहीं आपके पैसे नहीं लगने। उन्होंने कहा नहीं तो भी हमें नहीं बदलवाना, हमारा ठीक ठाक है। तो उनका दूसरा लॉक दिखाया कि ये है अब लॉक लाया हम, इसके कितने पैसे लगे, नहीं कोई पैसे नहीं लगेंगे। तो आपने कोई कंप्लेंट डाली तो नहीं, हमने कोई कंप्लेंट नहीं डाली। अब आप बताओ वो आदमी कैसा फील करेगा, अच्छा फील है। और अगली मरतबा कोई उसके बगल में प्लाट ले रहा होगा या प्लाट खाली होगा, कोई आएगा उससे पूछेगा भाई साहब ये सिटी सेंटर कॉलोनी में ग्रीन सिटी में आपने लिए मार्केटिंग करी है ना। तो हमने जब लॉक बदले ना तो हमने उसका बाद 100 रुपये रेट बढ़ाया। कितना बढ़ाया, हमारे पास 2 लाख फुट माल था, कितना था उसे 2 लाख फुट माल में 100 रुपये का भाव बढ़ाया तो कितने पैसे बढ़े हमारे 2 करोड़। हमने कितने पैसे लगाए 4 लाख रुपए। बात समझ में आ पा रही है ना। तो जब भी आप ब्रांड स्टेबिलिटी के अंदर कॉस्ट डालते हो तो वो आपको इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है वो, कोई एक्सपेंसेस नहीं होता, देखने में वो नुकसान दिखता है। अगर आप राउंड 1 में देखेंगे तो क्या हुआ, अपन ने 1 लाख खराब हुआ था, 1500 रुपये का लाभ था, दूसरा 1500 वाला लगा देते वो खुश हो जाता, या उसे सुधरवा देते। देखने में लगा बेवजह खर्चा, बेवकूफ़ी है नहीं है सरासर कि 4 लाख रुपये फालतू खर्च कर रहे हो देखने में। इधर से देखोगे तो उधर से देखा तो अपन ने तो समझ में आ गया नहीं आ रही। अब कमिटमेंट की अपन बात कर रहे हैं। अगर आप अंडर कमिट करते हो, आप जो भी कुछ बना रहे हो उसको लिमिट में कमिट करते हो। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा अच्छा दिखने के लिए, ज़्यादा समझ आने के लिए क्या अपन ओवर डील कमिट कर देते हैं। काम वो ही रहता है। मिसाल के तौर पे कॉलोनी जब बनती है ना तो कॉलोनी में 4-5 चीज़ें बेसिक होती हैं, सड़क, पानी, बिजली। पानी मतलब आना और जाना, यानी 2 चीज़ें ही हो गई, पानी का आना जाना, और एक सड़क हो गई और एक बिजली हो गई। ये बुनियादी चीज़ होती है। क्या होती है, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, उतनी ज़रूरी नहीं होती। अगर आप कोई फिजा में जाएंगे तो बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। क्या नहीं मिलेंगी, पानी की पाइपलाइन आपको प्रॉपर मिलेगी वहाँ पर, पानी की निकासी आपको वहाँ पर प्रॉपर मिलेगी, सड़क प्रॉपर मिलेगी और लाइट प्रॉपर मिलेगी। 40 साल पुरानी बसी हुई कॉलोनी है वो। कितनी साल पुरानी है, 40। आज भी आप जब कोई फिजा का नाम सुनते हैं तो आपको फील आता है कि कोई अच्छा एरिया है। तो वहाँ के पार्क अच्छे, वहाँ की बाउंड्री अच्छी है, वहाँ का गेट अच्छा बना हुआ है, तो कुछ भी बना हुआ नहीं अच्छा, क्या नहीं है। लेकिन उन्होंने बुनियादी काम इतने अच्छे करे कि आज भी वहाँ नालियाँ नहीं दिखती आपको, सीवेज ड्रेनेज बहुत अच्छा है, सीवेज ड्रेनेज अच्छा है नहीं, वाटर सप्लाई है ना, सड़कें जो मतलब जहाँ जहाँ सीखी। तो ये चीज़ें क्या हुआ
कि अगर उन्होंने बुनियादी चीज़ें अच्छे से की, अगर वो ओवर कमिट करते वहाँ पर, जैसे मान लो आजकल हम लोग कॉलोनाइजर होते हैं, वो ये बात करते हैं कि हमारा गार्डन बहुत खूबसूरत होगा, हमारी बाउंड्री वाल अच्छी होगी, हमारा सिक्योरिटी 24 घंटे की अलग लगी हुई होगी, तो फिर बाद में जब वो लोग जाके अपन जाके देखते हैं वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं है, तो हमें बुरा लगता नहीं लगता? तो उन्होंने कोई कमिट नहीं किया। आप गवर्नमेंट की जितनी भी कॉलोनीज देखेंगे वो कोई कमिटमेंट नहीं करते, क्या नहीं करते? लेकिन गवर्नमेंट की बेसिक काम पूरे करके देती है। गवर्नमेंट क्या करती है? अगर गवर्नमेंट की कोई कॉलोनी होती है ना, तो लोग क्या करते हैं, उसमें लेना पसंद करते हैं। क्या करते हैं? करते नहीं करते? क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि इनके कमिटमेंट तो कम होंगे लेकिन डिलीवरी अच्छी होगी। और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, भरोसा कम करते हैं। अपन लोग क्या करते हैं, कमिट बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, चाहे वो हम कॉलोनी बना रहे हो, चाहे हम मकान मतलब कुछ और काम कर रहे हो, मान लो कपड़ा बना रहे हो या आपका उसका काम है मतलब बैग वगैरह बना रहे हो। अगर आपने कहा था हमारा बैग इतना अच्छा रहेगा, ये क्वालिटी रहेगी, और आपने हल्का आइटम लगा दिया, चेन हल्की लगा दी है, माइट मटेरियल हल्का लगा दिया, तो लोग समझ जाएंगे यार बातें तो बहुत अच्छी करता है वो, लेकिन माल अच्छा नहीं देता। सही है नहीं है बात? तो यहाँ से अपन गड़बड़ाएंगे। तो हमें प्रमोशन का ध्यान रखना चाहिए। जैसे ब्रांडिंग पे ध्यान देना है ना, वैसे ही हमें प्रमोशन पे ध्यान देना है। प्रमोशन बोले तो कमिटमेंट। अब वो कैसे करते हो वो अलग बात है। हम बहुत ज़्यादा कदर कर देते हैं पूरे एरिया में। मिसाल के तौर पे ये हो सकता है, इनका काम है बेग का काम है ना, तो ये क्या करें कि इस साल 2 करोड़ रुपए का बजट बनाते हैं और 2 करोड़ के बजट से ये पूरे में एक प्रमोशन करते हैं। इंदौर में भी प्रमोशन करते हैं, भोपाल में भी करते हैं, क्या बोलते हैं FM पे भी करते हैं, और प्रिंट मीडिया में भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में करते हैं, और हर जगह इनका प्रमोशन हो जाता है। अब क्या होता है कि लोगों की डिमांड निकलती है, तो ये सप्लाई नहीं दे पाते, तो क्या होगा, इस प्रमोशन करने को क्या फ़ायदा होगा? ब्रांड स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अभी इनके प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं निकली, क्योंकि प्रोडक्ट दिए ही नहीं अभी इन्होंने। सेल से अभी अपन नहीं आया, अभी किस पे आए अपन? ब्रांड से हट के अभी प्रमोशन पे आए। तो प्रमोशन भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, कितना करना है, किस वक्त करना है। अभी ये पैराडाइज है, अगर आज अपन चाहें यहाँ पर तो इसको प्रमोशन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इवेंट्स वगैरह होते हैं यहाँ पर, उसको प्रमोट कर सकते हैं, बहुत सारी जगह पर प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है अगले 2 साल तक अपन डिलीवर नहीं करने की कंडीशन में हो, तो लोग कहेंगे अरे यार उन्होंने पहले भी बहुत आका दिया था और वह जब गए तो वहाँ कॉलोनी नहीं बनी थी, कुछ भी नहीं बना था। अपन 2 साल बाद जब जाएंगे तो लोगों का भरोसा अपने ऊपर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समझ में आ रही नहीं आ रही? अगर आपके बैग दे पाने की कैपेसिटी नहीं है और आपने अगर प्रमोशन कर दिया और लोग आपके पास आ गए और आप डिलीवर नहीं कर पाए, तो पहली चीज़ तो क्या, अगर प्रोडक्ट खराब निकला